Hello and welcome to my YouTube channel Lead Your Life. Myself Dr. Monica Gupta. I am third generation homeopath of my family and working as medical officer under Bihar government. ये वीडियो जो है ये कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो ही है, लेकिन विद द न्यू अप्रोच इन द सेंस दैट अभी की स्थिति में कोरोना वायरस जो है इसकी स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रही है और हम देख रहे हैं कि जो पेशेंट है उसमें दोनों स्ट्रेन्स, जो अभी डबल स्ट्रेन आ गया है कोरोना वायरस का, तो दोनों स्ट्रेन एक ही पेशेंट में मौजूद हैं और ऐसी स्थिति में उसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और इसकी स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रही है, जिसके वजह से ही लॉकडाउन सेकेंड भी होने जा रहा है और लोग कह भी रहे हैं कि इसका तो पार्ट 2 भी आ गया। तो सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है, समझने वाली भी बात है। तो इस वीडियो में मेरे साथ इस डिस्कशन में मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जो इस डिस्कशन में साथ हैं, मेरे जो कुछ कलीग्स हैं, मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं। तो मैं चाह रही थी कि इस डिस्कशन को एक छोटे से क्लिप में बना के मैं इस डिस्कशन को आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैंने कुछ रिसर्चेस करके इस बात को महसूस किया है कि कोरोना वायरस होने का या कोविड-19 होने का कुछ कारण है। इस कॉज को जब तक हम नहीं जानेंगे तो इसका निदान भी, इसका सॉल्यूशन भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से ये स्ट्रेन पर स्ट्रेन म्यूटेशन करके बदलते चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कोविड-19 को हराने के लिए इसका कॉजेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आखिर किस कारण से ये स्प्रेड कर रहा है, इसका कारण क्या है होने का। अगर हम इस बात को जान जाएंगे तो इसके निदान को भी हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसी बात पे आज की डिस्कशन को मैंने रखा है अपने कलीग्स लोगों के साथ में। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये कोविड-19 होने का क्या कॉजेशन है और इसको कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज के डेट में नॉट टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मेडिसिन्स मीन्स एलोपैथी, इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स वी आर ऑल्सो नॉट ट्रीटिंग द कोरोना एज ए डिजीज़ अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स। हमें कॉज को देखना है, कोरोना होने का कॉज क्या है, इस पूरे विश्व में जो कोरोना हो रहा है इसका क्वेश्चन क्या है, इस बात पे फोकस करना है। क्योंकि हम लोग मैन को ट्रीट करते हैं, नॉट द डिजीज़। ये होम्योपैथी का लॉ है और ये हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी ट्रीट्स द मैन, नॉट द डिजीज़। तो कोरोना जो है ये एक डिजीज़ है, ये जो सिम्टम्स क्रिएट कर रहा है तो हमें उसके सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देना है। हमें ये जानकारी चाहिए कि इसका रूट कॉज क्या है, ये कैसे हो रहा है। अगर हम इस बात को जान जाते हैं तो कोरोना को हराना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था कि वायरस कैसे ऑब्लिगेट करता है, तो हमारे इंटरसेलुलर यानी कि सेल के अंदर ऑब्लिगेट करता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करता है और दे कंटेन वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये हम सब जानते हैं कि डीएनए या आरएनए का जो भी वायरस होता है वो बना होता है। तो आप पिछले वाली वीडियो को देख के समझ के इसके रेप्लिकेशन को और वायरस के संबंधित जो भी बातें हैं वो आप जानकारी ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा ये कोरोना वायरस किस तरह का वायरस है, इसके स्पाइक्स होते हैं, कैसे ये इंटर करता है, रेप्लिकेशन कैसे करता है, इस बात की भी जानकारी आप लोगों को है। In order to treat the corona patient or any type of patient, what we have to do? We have to first of all apply our homeopathic laws. होम्योपैथिक लॉज के अनुसार ही हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं और क्योर तक पहुंच सकते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। तो एफिरिज्म नंबर 3 में डॉक्टर हैनमन ने क्या कहा है कि फर्स्ट वी हैव टू गेट द नॉलेज ऑफ द मेडिसिन का नॉलेज हम लोग को हो जाएगा। देन वी मस्ट नो द नॉलेज ऑफ द डिजीज़ की नॉलेज भी हम लोग की होनी चाहिए और हाउ टू अप्लाई द मेडिसिन टू द डिजीज़। अगर कैसे उस मेडिसिन को हमको उस डिजीज़ के ऊपर अप्लाई करना है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। जब ये तीनों चीज़ की जानकारी हमें हो जाएगी तब हम उस पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या देखना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि व्हाट इज़ मॉर्बिड इन द कोरोना पेशेंट में क्या है जिसको हमको ट्रीट करना है। कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है, क्या ये एयर के थ्रू फैल रहा है? नहीं। आप देखिए कैसे ये फैल रहा है, क्या पूरे वर्ल्ड में ये फैल रहा है, कोई पार्टिकुलर कोई प्लेस में तो है नहीं, ये पैंडमिक बन गया है, हर एक कॉन्टिनेंट में ये फैल चुका है। तो क्या ये एयर के थ्रू फैल रहा है? ऐसा नहीं है। एयर ट्रैवल्स भी स्टॉप हो गए हैं, सारे एयर ट्रैवल्स जो हैं वो स्टॉप्ड हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज सील्ड हो गई हैं तो भी ये फैला। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से हो रही है फिर भी ये चीज़ हो रहा है। इंटरनेशनल जितनी भी बिजनेसेस हैं, नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस, वो सारी स्टॉप्ड हो गई हैं और लॉकडाउन भी बहुत सक्सेसफुल हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो इन सब होने के बावजूद भी कोरोना वायरस फैल रहा है
और फैल चुका। इसके पहले वाले भी राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी हमने देखा कि कैसे ये फैला। तो क्या ये एयर कारण है? क्या एयर के थ्रू ये फैल रहा है? तो नहीं, क्योंकि एयर के थ्रू ही सिर्फ फैलता अगर, तो किसी पार्टिकुलर जगह में फैलता और उसका कुछ कंडक्शन का समझ में आता कि हाँ ये ऐसे फैल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कुछ साल पहले हमने सुना था स्पेनिश फ्लू के बारे में, सबने आप लोगों ने भी सुना होगा, विच वॉज ऑल्सो ए वायरस, वो भी एक वायरस ही था। इट वॉज 1918 के करीब में ये हुआ था। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में कैसे फैल गया, जब उस समय में कोई प्लेन्स नहीं थी। और इसका मतलब क्या है कि इसका स्प्रेड जो है ये किसी और कारण से हो रहा है। तो अकॉर्डिंग मैंने जो रिसर्चेस में मैंने महसूस किया है, और डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर जी के लेक्चर्स को भी मैंने सुना, उन्होंने भी ये चीज़ कहा और मैं उनकी बातों से बहुत सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप भी मेरे बातों से बहुत हद तक सहमत हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स डीएनए और आरएनए की बनी होती हैं, तो हमारी जो डीएनए आरएनए हैं वो फ्रेजाइल हो रही हैं, वो टूट रही हैं, ये कारण है। अब आप पूछेंगे कि ये डीएनए आरएनए कैसे टूट रही हैं, ये क्या कारण है टूटने का, तो मैं आगे बताती हूँ कि ये कारण क्यों टूट रही हैं और ये कॉजेशन कोरोना वायरस होने का कॉजेशन क्या है, कोरोना होने का ये डीएनए और आरएनए क्या कॉजेशन है जो डीएनए और आरएनए हमारी टूट रही हैं। दे मे बी द फिजिकल कॉजेशन और इट मे बी द मेंटल कॉजेशन। फिजिकल कॉजेशन या मेंटल कॉजेशन में क्या क्या हम महसूस कर रहे हैं जिसके कारण हमारी डीएनए आरएनए टूट सकती हैं, तो जैसे फियर है, जॉय है, एक्सेस एंगर है, वायलेंट एंगर, स्ट्रेस, शॉक, ये सब कारण जो है वो हमारे डीएनए आरएनए को तोड़ने के लिए कारक है। और जो भी मेडिसिन्स हैं, फॉर एग्जांपल एनी एंटीबायोटिक्स या फिर मेडिसिन्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बहुत सारी मेडिसिन्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, वैसी मेडिसिन्स का उपयोग या वैक्सीनेशंस का उपयोग, ये सब एनिमल बाइट्स, बहुत सारे एनिमल बाइट्स हैं, उसके कारण भी हमारे डीएनए आरएनए टूटती हैं। या आप एक और पॉइंट मैं आपको बता सकती हूँ, इनपॉन्ड्रेबिलिया यानी कि इनविजिबल कॉज जो होती हैं वो उसमें आप ले सकते हैं, जैसे एक्सरे हो गई, कॉस्मिक रेज हो गई, रेडिएशंस हो गई, देन आपको जितने भी रडार्स जो यूज़ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेशंस, एनर्जी फ्रॉम द स्पेस एक्सेट्रा, ये सारे जो है ये सारे इनपॉन्ड्रेबिलिया में आते हैं। और दीज आर द इनविजिबल कॉज जो हमारे डीएनए और आरएनए को तोड़ रही हैं। कुछ भी बिना कॉज का नहीं होता है। तो पहले आते हैं फिजिकल और मेंटल ट्रॉमास पर। क्या आप अगर मैं कहूँ कि ये कारण हो सकता है कोरोना वायरस होने का, तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सही में ये कॉज नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या सारे धरती पर सारे लोग एंगर थे एक ही साथ? नहीं। सारे लोग फियर्ड थे एक ही साथ? नहीं। क्या सबने एंटीबायोटिक एक ही साथ खा रखी थी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? क्या सभी ने एक साथ खा रखी थी पूरे वर्ल्ड में? नहीं। तो ये सब कारण नहीं हो सकते हैं। इवन ऑन द आइलैंड्स जहाँ कोरोना वायरस पाया गया है, वहाँ तो कोई इधर के लोग वहाँ पहुँच भी नहीं सकते हैं, वो बिल्कुल ही अलग थलग दुनिया है। वैसे आइलैंड्स पे भी कोरोना वायरस मिले हैं। तो क्या कारण है कि कोरोना वायरस वहाँ भी पहुँच गया, या फैलने का क्या कारण हो सकता है? तो ये सब कारण तो नहीं हो सकता है। तो कारण क्या है? कारण है इनपॉन्ड्रेबिलिया, जो मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया कि इनपॉन्ड्रेबिलिया यानी कि इनविजिबल कॉज, जो मैंने आपको पहले बताया। धरती जो है अभी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस होती हैं उससे एकदम बिल्कुल आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि तड़प रही हैं, वो इफेक्ट हो रही है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी तो 2G के बाद 4G आ गया, 4G के बाद 5G अभी आ रहे हैं। 2G में तो गौरैया गायब होंगे, देन 4G में बहुत सारे पक्षी वो गायब हो गए, उसकी जातियाँ ही गायब हो गई। 5G में आपको जो क्रोज जो हैं, कौवे जो हैं, वो भी बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही कि कोई नेटवर्क सिस्टम के ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भी कारण हो सकते हैं हमारे डीएनए और आरएनए के टूटने के लिए। कोरोना वायरस जो है वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ फैला है। कॉजेशन इज समथिंग इनविजिबल, इमैटेरियल, क्योंकि हमारी जो डीएनए आरएनए है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, वो टूट रही हैं। हम जानते हैं कि हमारी धरती के चारों तरफ जो क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सब कोई जान रहे हैं। तो मेरे अनुसार, या मैंने जो रिसर्च में
महसूस किया है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अल्टरनेशंस आ रही हैं जो पूरे धरती को ये कवर करके रखती है। इसका काम क्या है तो मैं आगे के पॉइंट्स में इसको क्लियर आउट करूंगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये हमने जूनियर क्लासेस में भी हम लोग ने ये पढ़ा था कि धरती के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद रहती है जो धरती को बचाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये अफेक्टेड हो रही है, अल्टर हो रही है, और किस कारण से हो रही है ये पॉइंट सोचने और समझने और जानने के योग्य बात है कि ये क्यों अल्टर हो रही है। ये अल्टरेशन उसमें आ रही है जिसके वजह से हमारी डीएनए आरएनए भी टूट रही हैं। तो ये इस बात को जानकारी हमें होनी चाहिए। ये हमारी धरती क्या हो रही है, इंज्यूरिड हो रही है। इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, वो इंज्यूरिड हो रही है। इससे धरती के हर इंसान, जैसे कि जानवर, आदमी तो है ही, जानवर तक अफेक्टेड हो रहे हैं। हमारी डीएनए आरएनए फ्रेजाइल हो गई है और यही डिजीज़ है। हमें कॉज को ट्रीट करना है, इफेक्ट के पीछे नहीं भागना है कि कोरोना वायरस हुआ तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ गए, सर्दी आ गई, बुखार आ गया, दैन धड़कन बढ़ गई, पल्स बढ़ गया। तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है इस बात पे ध्यान देना है कि कॉजेशन क्या है। कॉजेशन मीन्स कि क्या कारण है कि ये वायरस बहुत शक्तिशाली होते जा रहा है, म्यूटेशन करके स्ट्रेन बदलते जा रहा है। वायरस तो वैसे भी म्यूटेट करते रहते हैं, लेकिन इसको हटाने का क्या उपाय हम कर सकते हैं, इस बात पे फोकस करना है। तो जो मैंने आपको बात बताया ये एक पॉइंट है। और अब समझते हैं कि कोरोना वायरस, एक्चुअली मैंने जो बताया कि कोरोना वायरस है क्या, तो वायरस डीएनए या आरएनए का एक पीस होता है, ये बात हम लोग जान रहे हैं, जो या तो कैप्सुलेटेड हो सकता है या अनकैप्सुलेटेड हो सकता है। हर इंसान क्या है, सेल का बना होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। अब इस बात को समझिए, मैं जो समझा रही हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाएंगे तो आप मेरे को फिर से पूछिए, मैं आपको उसको फिर से अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। हर इंसान का जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है। ये सेल, हमारी बॉडी का सेल, इंजरी होते हैं या तो फिजिकल तरीके से, मेंटल ट्रॉमास के वजह से, किसी मेडिसिन के वजह से, या इम्पॉन्ड्रेबिलियाज के द्वारा, जो मैंने आपको पहले सारे कारण बताए। इन सब कारणों के द्वारा जब सेल हमारे डैमेज होते हैं तो इनके द्वारा ये आरएनए और डीएनए जो हम इसके अंदर है वो टूटने लगते हैं। सेल अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हर सेल मरना नहीं चाहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, इसको बचाने के लिए डीएनए या आरएनए का जो फ्रेगमेंट है उसे एलिमिनेट यानी कि बाहर कर देता है। मतलब जो टूट गया तो उसको वो अपने अंदर रखेगा नहीं, उसको वो बाहर करना चाहता है। यानी कि अगर वो डिफेक्टिव माल हो गया तो उसको क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे और या फिर उसको रिपेयर करेंगे, तो उसको बाहर करता है। कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ये हम जान गए। तो साइटोप्लाज्म में जाकर ये रेप्लिकेशन शुरू करता है। जो दूसरे, जब साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन किया तो वो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे इसकी रेप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये कैसे सेल से बाहर निकल के और दूसरे सेल को डैमेज करता है। उसी तरीके से ये साइटोप्लाज्म से ये डिफेक्टेड माल जो है, डिफेक्टेड जो वायरस का पीस है, डीएनए का पीस है, ये बाहर आया, न्यूक्लियस से बाहर आया, या साइटोप्लाज्म में ही रेप्लिकेशन किया और ये उसका सेल वॉल बन के और नया वायरस बन के ये शरीर में प्रवेश करके किसी दूसरे आरएनए को तोड़ने में लग गया, दूसरे सेल को डैमेज करने में लग गया। इस तरीके से इसका कंटिन्यूएशन होते चला गया। तो कारण क्या है, कारण वहाँ है कि वो डीएनए आरएनए टूटा, वो फ्रेजाइल हो गया। फ्रेजाइल हुआ तो शरीर उसको अपने पास रखा नहीं, उसको बाहर निकाल दिया, और यही जो है ये आपको रेप्लिकेशन करके और फिर दूसरे सेल को डैमेज किया। तो इस चीज़ को रोकना है, यानी कि डीएनए आरएनए जो हमारी टूट रही हैं, इस टूटने को हमको रोकना है। तो इसको कैसे रोकेंगे, इस चीज़ पर फोकस करना है। तो इसके लिए होम्योपैथी बहुत कारगर है। इस बात को भी मैं आगे डिस्कस करूंगी कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स, होम्योपैथिकली क्या क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या स्टेजेस है होम्योपैथिकली, उसके बाद क्या सिम्टम्स, इन स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम्स आती हैं और इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, ये सारे लास्ट वाले पॉइंट में देखेंगे। तो अगर इस पॉइंट को भी जानना है आपको कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे हम देंगे, तो इसके लिए वीडियो के अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो आइए इस डिस्कशन को आगे भी कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि जो रेडिएशंस
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फील्ड को डैमेज कर रही हैं वो आखिर आ कहाँ से रही हैं, या जो डीएनए और आरएनए हमारी डैमेज हो रही है वो रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं और वो क्यों डैमेज कर रही हैं हमारे शरीर को, और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। या अगर डैमेज करती हैं तो शरीर उसके लिए क्या करता है, क्या वो रिपेयर करता है या फिर वो डैमेज हो जाता है। और ये जो अभी सिम्टम्स अभी देखने को मिल रही हैं बाहर, जो अभी सुनने को मिल रही हैं कि पेशेंट की मृत्यु अचानक से हो जा रही है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर्स हो जा रहे हैं, अचानक से लोग की मृत्यु हो जा रही है और कोई कॉज समझ में नहीं आ रहा है उसकी मृत्यु का। तो ये जो कारण है इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। डीएनए और आरएनए के टूटने से ऐसा क्या हो रहा है शरीर के अंदर कि व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। हमने अभी तक इस बात को जाना कि रेडिएशंस के कारण डीएनए और आरएनए हमारी टूट रही हैं। तो इस बात को जानकारी लेनी ज़रूरी है कि ये रेडिएशंस आखिर आ कहाँ से रही हैं। और दूसरी पॉइंट है कि रेडिएशंस के द्वारा जो डीएनए आरएनए हमारी टूट रही हैं अगर, तो रिपेयर कैसे हो रहा है। इन दो पॉइंट्स को जान लेने के बाद हम किसी सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे कि उसके बाद हम होम्योपैथिकली इस बात को सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले पॉइंट को समझने के लिए हम ये समझने से पहले आप ये जानिए कि रेडिएशन जो हमारी डीएनए को डैमेज कर रही हैं वो आखिर आ कहाँ से रही हैं। हम जानते हैं कि हमारी धरती एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है जो नॉर्थ पोल से होते हुए साउथ पोल को जाती है। इस स्फीयर को मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या क्या फ़ायदा है। फ़ायदा सुनने से पहले आप ये जान जाइए कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत वीक हो रही है। अबाउट 9% स्ट्रेंथ जो हमारी धरती की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की है वो डैमेज हो चुकी है। यहाँ तक कि साउथ एटलांटिक एनोमली एक एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नील हो चुकी है और वहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स भी काम नहीं करती। मैग्नेटिक जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो भी वहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो ऐसा तो उस एरिया में हो चुका है और बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा हो रहा है। हमारी धरती डैमेज हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी धरती की हर जगह डैमेज हो रही है, इंज्यूरिड हो रही है। अब जानिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के क्या फ़ायदे हैं। सन से जो हमारी जो रेज आती हैं उसमें चार्ज पार्टिकल भी होते हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इन चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देती है, यानी कि दूर हटा देती है। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है ये भी हमने जूनियर क्लासेस में हमने ये पढ़ा है। तो समझते हैं हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आखिर बनता कैसे है। धरती का जो कोर है, कोर से मेंटर तक आयरन और दूसरे एलिमेंट्स के एलॉयज जो है वो प्रेजेंट होते हैं, यानी इनर कोर जो सॉलिड मेटल्स का होता है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी इसके अंदर धरती के अंदर हमें मिलते हैं। तो ये सारे जो धरती के अंदर हमें मिलते हैं कोर के अंदर, वो कोर से लेके मेंटर किसको बोलते हैं, मतलब धरती का जो ऊपर का जो लेयर है उसको मेंटर बोलेंगे और जो कोर भीतर का लेयर है वो कोर बोलेंगे। और दूसरी आउटर कोर क्या है, जो लिक्विड है, इसमें आयरन के एलॉयज लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इनर कोर से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इनर कोर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ये हम लोग को पता है। वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करते हैं और यही हीट आउटर कोर में जाके लिक्विड एलॉयज को मोशन कराती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जो हमने बचपन में भी पढ़ा है। यानी कि इस धरती जहाँ पे हम खड़े हैं उसके नीचे बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चल रही होती है। जो हमारे एलॉयज है धरती के नीचे कोर के अंदर, वही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अब हमें देखना है कि रेडिएशंस जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। हमने स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था बचपन में, जिसमें हम लोग ने विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट भी पढ़ी थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज, ये सब पढ़ी थी। तो जो विजिबल लाइट है वो तो डैमेज नहीं करता है हमारे बॉडी को, लेकिन विजिबल लाइट से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो रेज की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है और वो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होती है। तो रेडिएशंस
इसी को कहते हैं। तो 2 प्रकार की रेडिएशंस होती हैं, उसको हम आगे के डिस्कशन में डिस्कस करते हैं कि कौन सी रेडिएशंस हैं जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकती हैं और कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डैमेज कर सकती हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ हमारी धरती के कोर के एलॉयज़ के वजह से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सोलर रेडिएशन से जो बाहर जो रडार्स हैं वो या फिर कॉस्मिक रेज है, ये सब के कारण भी डैमेज हो रही हैं। और जो धरती पर यानी कि हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास के वातावरण से में ऐसा क्या चीज़ है जो हमारे डीएनए और आरएनए को तोड़ रहा है, इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्योंकि वो बाहर का जो आउटर चीज़ है उसको तो हम बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो घटना घट रही है, कंडीशंस हैं जो हमारे डीएनए और आरएनए को धीरे धीरे तोड़ रही है, उसके ज़्यादा संपर्क में आने से, तो इस बात की जानकारी भी हम लोग को होनी चाहिए और उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने से हम बच सकते हैं। तो आइए जानकारी मैं आपको आगे के पॉइंट्स में देती हूँ कि रेडिएशंस कितने प्रकार के होते हैं और ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस रेडिएशन से जो डीएनए आरएनए टूट रही हैं उसको रिपेयर कैसे करते हैं हमारा बॉडी, और रिपेयर करता है तो ये कोरोना वायरस से आदमी मर क्यों रहे हैं। रेडिएशंस 2 प्रकार की होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के प्रभाव में अगर हम ज़्यादा रहते हैं तो ये भी हानिकारक हो सकती हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस सेल फोन में रहता है, माइक्रोवेव्स में रहता है, टीवी के रिमोट में रहता है, रेडियो में रहता है, वाईफाई में रहता है, ब्लूटूथ में रहता है, ये सारे जगह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस रहता है। आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ये रेडिएशन से हर व्यक्ति देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग प्रभाव होने का कैपेसिटी होता है, प्रभावित होने का कैपेसिटी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जल्दी भी प्रभावित हो सकता है, कोई व्यक्ति देर से भी प्रभावित हो सकता है। तो रेडिएशन से हर व्यक्ति अलग अलग प्रभावित हो सकता है। कौन कितना रेडिएशन झेल सकता है ये कहना मुश्किल है। रेडिएशन हमारे शरीर के भीतर के आयंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देती है। ये इतनी ताकतवर होती है कि इसके प्रभाव से हमारे शरीर का जो पानी भी यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसमें तब्दील हो सकता है। ये इतने हानिकारक है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रकार का गैस है। तो इस रेडिएशंस के कारण जो हमारा जो बॉडी का H2O है यानी कि जो पानी है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी चेंज हो सकता है। ये इतनी खतरनाक है। रेडिएशंस हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकती हैं। ऐसे रेडिएशंस जो 10 EV यानी कि जो रेडिएशंस को मापने का जो मापक होता है वो अगर 10 EV से अगर ज़्यादा के एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं तो ये खतरनाक होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एक्सरेज हैं, कॉस्मिक रेज है, सिटी स्कैन्स में यूज़ होने वाले जो रेज हैं, लेज़र लाइट्स हैं, ये सारे हानिकारक होते हैं। एक रिसर्च में पाया भी गया है कि अगर एक साल में हर रोज़ 2 सिगरेट अगर कोई पीता है तो 1,60,000 सीवर्ट रेडिएशन उसके लंग्स में वो रिसीव कर रहा होता है, जो बहुत ही घातक है। सिगरेट पे प्लूटोनियम और लीड पाए जाते हैं और ये जो है ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि सिगरेट पीने से हानिकारक, वो तो सबको ही जान रहे हैं कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन सिगरेट पीने से जो है वो रेडिएशंस निकलते हैं सिगरेट से, इस बात की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। और ये अगर साल भर में अगर इतना अगर लोग पी रहे हैं तो वो उनके लंग्स को डैमेज करती हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए सभी को। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट कि रेडिएशंस हमारे डीएनए को और सेहत को कैसे डैमेज कर रही हैं। सभी उपकरण जो रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी उपकरण हैं वो एक EM फील्ड यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो अगर मानक से ज़्यादा हुए तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डैमेज कर सकते हैं, यानी कि हमारे डीएनए को भी डैमेज कर सकते हैं। मानक की माने तो मोबाइल जो फ़ोन्स हैं उसका SAR यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट का लेवल क्या है, 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आप देख भी सकते हैं, ये मापक आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो अपनी जैसे फेमस कंपनीज़ जो है मोबाइल की, वो इस मानक को बहुत हद तक नहीं मानती हैं, और अगर उसको अलाउ भी कर दिया गया है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते हैं कि कोई कंपनी इस मानक को मान के और वो अपना रूल फॉलो कर रही होगी अपना मोबाइल
कंपनी चला रही होगी। हमारी जो मोबाइल है वो सेल को संचालित करने के लिए, यानी कि कॉल को संचालित करने के लिए क्या करती है कि RF रेडिएशंस का यूज़ करती है, जो एक आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग, ये दोनों तरह के रेडिएशंस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि सेलफोन से भी जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। चेस्ट एक्सरे 6.4 सीवर्ट रेडिएशंस रिलीज़ करता है। तो एक एक्सरे मे नॉट अफेक्ट योर सेल। एक बार 2 बार एक्सरे अगर आप करा रहे हैं तो वो आपको इफेक्ट नहीं भी कर सकता है, लेकिन लाइफ में बहुत बार एक्सरे अगर आप करवाने पड़ रहे हैं आपको, तो वो आपके DNA को भी इफेक्ट कर सकता है। ये बात साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और इस बात की जानकारी सभी को होनी भी चाहिए। यहाँ तक तो आप समझ गए इस बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई शक नहीं। देन अब देखिए, ये जो DNA हमारी डैमेज हुई तो शरीर इसको खुद से रिपेयर करता है। तो रिपेयर कैसे करता है? क्योंकि कोई भी सेल मरना नहीं चाहता है, तो उसको क्या करता है? सेल खुद से रिपेयर करता है। रिपेयर कैसे होता है? इसके दौरान जो डैमेज पार्ट है उसको वो कट करके और सही पार्ट को आप लोगों ने पढ़ा होगा कि DNA RNA जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब ने पढ़ा है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी विशेषकर कि उसमें क्या क्या होते हैं, उस बात पे नहीं मैं डिस्कस करूंगी। लेकिन ये जो पार्ट जो डैमेज हो गए, उस पार्ट को हमारा बॉडी क्या करता है कि डैमेज पार्ट को कट करके, जैसे कि हम लोग का है ना कि शरीर में कुछ अगर कोई पार्ट अगर बीमार हो गया तो उस पार्ट को कट करके हटा दिए, तो उसी प्रकार से अगर हमारा जो DNA डैमेज हो गया, उस पार्ट को बॉडी क्या करता है कि उस पार्ट को कट करके हटा देता है और सही पार्ट को उसके जगह पे फिट कर देता है। यही जो डैमेज पार्ट जो कट होके निकला है, यही जो यहाँ से जो बॉडी ने DNA के पार्ट को, जो डैमेज पार्ट हो गया था उसको बॉडी से बाहर निकाला है, उसको हमारा शरीर क्या समझता है? उसको फॉरेन बॉडी समझ लेता है, क्योंकि वो तो जान रहा है कि ये तो सही पार्ट नहीं है, ये जो DNA का जो डैमेज्ड हो गया DNA, इंजुरीड हो गया DNA, ये इसको शरीर बाहर निकाल दिया और ये फॉरेन बॉडी है, इससे हमको सतर्क रहना है, या तो इसको शरीर से बाहर निकालो या उसको कुछ इम्यून सिस्टम के द्वारा इसको मार के ख़त्म करो। तो इसको फॉरेन बॉडी मान लेता है और अपना इम्यून सिस्टम के सेल्स को उसको मारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा साइटोकाइन रिलीज़ करता है। क्योंकि मैंने इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि जब इम्यून सिस्टम में साइटोकाइन रिलीज़ होता है, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम का ही ये पार्ट है, और साइटोकाइन रिलीज़ जब वो होता है तभी वो फॉरेन बॉडी को मार सकता है। तो साइटोकाइन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो रिलीज़ करके उस पार्ट को मारने की कोशिश करता है, जो अल्टीमेटली साइटोकाइन स्टॉर्म प्रोड्यूस करता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। आपने सुना भी होगा, मैंने साइटोकाइन स्टॉर्म पर भी एक वीडियो बनाया है और बहुत सारे नेट पे भी आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे कि साइटोकाइन स्टॉर्म से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है आज के डेट में। तो ये साइटोकाइन स्टॉर्म बन क्यों रहा है? क्यों इम्यून सिस्टम, हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमें खुद मारने पे तुली हुई है? तो कहने का मतलब है कि हमारी खुद की जो DNA और RNA है वो डैमेज हो रही है। सेल उसको फॉरेन बॉडी समझ के और साइटोकाइन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करने लगता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि साइटोकाइन स्टॉर्म बन जाता है और उस स्टॉर्म से व्यक्ति को खुद अपने ही इम्यून सिस्टम के सेल्स के कारण मरना पड़ जाता है। तो आगे हम और भी डिस्कशन करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है और हम होम्योपैथिकली इसको किन किन स्टेजों में बांट के कौन कौन से स्टेज में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं होम्योपैथिकली, इस कोरोना वायरस को कैसे हम हटा सकते हैं, नॉट सिम्टोमेटिकली बट पॉजिटिवली, यानी कि उसके कॉजेशन को मैंने समझ लिया कि अब ये कैसे कैसे आया है और इसको हटाने का क्या सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। तो इस बात पे विचार करते हैं आगे के पॉइंट में। सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन, बी विथ मी। होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट देने से पहले कोविड के पेशेंट को हम 3 स्टेजेस में बांट के और तब उसके सिम्टम्स को कवर अप करके और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो होम्योपैथी में हमारी जो स्टेजेस है ये हम लोग सब जान रहे हैं कि होम्योपैथिकली हम लोग किसी भी पेशेंट को पहले उसका देखते हैं कि वो किस स्टेज में हमारे पास आया है, क्या वो सोरिक स्टेज में है, क्या वो साइकोटिक स्टेज में है या सिफिलिटिक स्टेज में है। वो जिस स्टेज में रहता है उसके अनुसार हम मेडिसिन
का सिलेक्शन करते हैं उसके सिम्टम्स के अनुसार। तो हम पहले देखते हैं कि सोरिक स्टेज में है, साइकोटिक स्टेज में है या सिफिलिटिक स्टेज में पेशेंट है। और उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि सोरिक स्टेज में जो पेशेंट रहेगा तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगी, साइकोटिक स्टेज में जो पेशेंट रहेगा तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगी, और सिफिलिटिक स्टेज में जो पेशेंट रहेगा तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगी। तो सोरिक स्टेज में जो पेशेंट रहेगा उसकी जो सिम्टम्स मिलेंगी उसमें क्या होगा कि पेशेंट्स, आप इस बात को एकदम माइंड को क्लियर आउट करके समझिए, एकदम माइंड को एज ए फ्रेश मीन्स सब जगह से हटा के होम्योपैथिकली बना लीजिए और तब इस बात को आप आसानी से समझ पाएंगे। सोरिक स्टेज में जब सिम्टम्स तो आ रहे हैं लेकिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, अगर ये कंडीशन है तो वो पेशेंट हम जानेंगे कि सोरिक स्टेज में है। पेशेंट इज़ इन अनकन्फर्म स्टेज एंड हैज़ ओनली फ्लू लाइक सिम्टम, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आप उसको नहीं कह सकते हैं कि वो जो पेशेंट है वो कोविड-19 का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट है, लेकिन जो सिम्टम्स है वो फ्लू लाइक सिम्टम्स है। तो ये स्टेज कौन सा है? ये सोरिक स्टेज है। यहाँ क्या करना है? होम्योपैथिक प्रिंसिपल के अनुसार मेडिसिन का सिलेक्शन करना है और हमको उसको देना है। सेकेंड जो स्टेज है उसको साइकोटिक स्टेज हम कर सकते हैं। साइकोटिक स्टेज में हम कैसा सिम्टम्स हम प्राप्त करेंगे? यहाँ सिम्टम्स आर नॉट प्रेजेंट, सिम्टम्स नहीं आ रहा है लेकिन टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी कि कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, यानी कि पेशेंट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन सिम्टम्स नहीं है। अभी हम देख रहे थे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहा है। तो पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक, यानी कि पेशेंट एसिम्टोमेटिक है बट द टेस्ट इज पॉजिटिव है। यहाँ क्या करना है? हियर सीपिया और एनी साइकोटिक ड्रग्स कैन बी गिवन, क्योंकि ये पेशेंट क्या है? दिस इज इन द स्टेज ऑफ साइकोटिक स्टेज। अब थर्ड स्टेज क्या है? सिफिलिटिक स्टेज। यहाँ पे पेशेंट कैसी स्थिति में रहेगा? वेयर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स, हाई टेम्परेचर, निमोनिया भी रह सकता है, रिस्पायरेशन बहुत फेलियर भी हो सकता है, फेलियर नहीं कहा जा सकता है, बहुत डिस्ट्रेस रह सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है, बहुत अनकंट्रोल डायरिया हो सकता है पेशेंट को, या फिर मायोकार्डाइटिस यानी धड़कन बहुत बढ़ गई है पेशेंट की, हार्ट अटैक भी का भी चांसेस आ रहा है, या फिर थ्रोम्बो एम्बोलाइसिस हो गया, एम्बोलिज्म हो गया है। ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या कुछ भी, इसके साथ में और भी बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। इन सारे सिम्टम्स को हम सिफिलिटिक स्टेज में हम रखेंगे, यानी कि पेशेंट इज़ इन द सिफिलिटिक स्टेज। और ऐसे कंडीशन में हम क्या देंगे उन्हें? वैसे पेशेंट्स को हम लोग सिफिलिटिक मेडिसिन देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो पेशेंट बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और उसको हम क्योर कर सकते हैं, मीन्स उसको हम क्योर तक ले जा सकते हैं और वो पेशेंट फिर दोबारा कोविड-19 के अटैक में नहीं आएगा। तो ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सारे पेशेंट्स जो हैं वो एक साथ क्यों नहीं बीमार पड़ रहे हैं। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये सब रेडिएशंस का कारण है तो जो लोग मर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के पेशेंट जो वो है, वो ज़्यादातर, अब सवाल तो यही उठ रहा है ना कि लोग ज़्यादा क्यों मर रहे हैं, कहीं पर कम मर रहे हैं, कहीं पर ज़्यादा मर रहे हैं, तो ये क्या कारण है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो जो लोग मर रहे हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, दोज आर सिफिलिटिक, दे आर इन द सिफिलिटिक स्टेज, स्पेशली वो सिफिलिटिक स्टेज। और हम इंडियंस क्या है, वो सोरिक स्टेज में ज़्यादातर है या सोरो साइकोटिक स्टेज में ज़्यादातर है। क्यों हम ऐसे स्टेज में है? क्योंकि हमारी जो जीनोम है वो मजबूत है हमें। और ये जीनोम क्यों मजबूत है? तो हम सात्विक कैरेक्टर रखते हैं, हमारी संस्कार बहुत स्ट्रांग है। तो जो हमारी संस्कार की प्रवृत्ति है, जो हमारी सात्विक प्रवृत्ति है, उसके कारण हमारी जो जीनोम है, डीएनए आरएनए है, वो बहुत मजबूत है, जिसके कारण क्या हो रही है, हमारी जो स्टेज है वो कहाँ तक आके रुकी हुई है? या तो सोरिक स्टेज पे आके रुकी हुई है या सोरो साइकोटिक स्टेज पे आके रुक गई है। हम सिफिलिटिक स्टेज में अभी नहीं जा रहे हैं, इसीलिए इंडियंस की जो है मृत्यु रेट बहुत कम है, डेथ रेट कम है वेस्टर्न लोगों की अपेक्षा में। सो वी आर गेटिंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मोर और हमारी डीएनए आरएनए खुद हमको नहीं मार रही है, हम वो सिफिलिटिक स्टेज से बचे हुए हैं। हम लोग को ज़्यादातर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। सिफिलिटिक स्टेज के पीपल जो है, दे आर पीपल आर गोइंग इनटू ऑटो इम्यून एपोलाइसिस, मीन्स किलिंग इटसेल्फ,
दैट इज देयर RNA DNA आर कमिटिंग सुसाइड, जिसे हम देख भी रहे हैं कि लोग मर रहे हैं विदाउट एनी कॉज। कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों मर रहे हैं और दे आर डाइंग। तो दे आर गोइंग इनटू द सिफिलिटिक स्टेज और उनकी DNA RNA खुद ब खुद डैमेज हो रही है और शरीर इम्यून सिस्टम में साइटोकाइन ज़्यादा फॉर्मेशन कर करके और उनके बॉडी को खुद डैमेज कर रहा है और खुद मार रहा है। वी आर ओनली गोइंग टू द साइकोटिक और द सोरोसाइकोटिक स्टेज, बट वेस्टर्न वर्ल्ड इज अंडर द साइकोसिफिलिटिक इफेक्ट। वो सिफिलिटिक स्टेज में है या साइकोसिफिलिटिक स्टेज में है। सो दे आर डाइंग मोर एंड वी आर डाइंग लेस। इसका कारण यहीं पर है। तो हमको ट्रीटमेंट क्या करना है? तो होम्योपैथिकली मैं आपको जो बता रही हूँ, हम लोग का क्या काम है, हम लोग इस लेवल पे क्या काम कर सकते हैं। हम लोग इस लेवल पे होम्योपैथिकली काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से होम्योपैथी कारगर है इस चीज़ को हटाने में, इस एपिडेमिक को या पैंडेमिक को हटाने में। कैसे? तो सिम्टोमेटिकली नहीं, सिम्टोमेटिकली हटाने में फिर वो पैलिएशन हो जाएगा, दैट विल नॉट बी द क्योर। क्योर तक पहुंचने के लिए हमको इसी तरीके से बढ़ना पड़ेगा आगे और पर पेशेंट अलग अलग करके समझना पड़ेगा कि वो पेशेंट किस स्टेज में है, सोरिक स्टेज में है, साइकोटिक स्टेज में है या सिफिलिटिक स्टेज में है, और उसके अनुसार हमको मेडिसिन देने पड़ेगी। हमारे पास बहुत मेडिसिन हैं, 4000 से ऊपर मेडिसिन है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के ऊपर और बहुत हद तक इसका रिज़ल्ट हमको पॉजिटिव ही मिलनी चाहिए और मिलेगा ही। आशा और उम्मीद है कि मेरे सारे पॉइंट्स से आप लोग सहमत होंगे और इस कोविड-19 से हम बचाव के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं इस बात की जानकारी मैंने आपको पहले दी है। सारे पॉइंट्स को आप फिर से आप रिकैप में जाके आप इसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, तो मेरी बात आपको समझ में आएगी और आप इस बात से मुझे लगता है कि आप सहमत भी होंगे। अगर आपको कोई बात मेरे से पूछनी है इस टॉपिक को लेके तो प्लीज़ शेयर योर ओपिनियन इन माय कमेंट बॉक्स और मैं सबका जवाब भी देना अपना सौभाग्य समझूंगी। तो और इसके साथ में आपसे मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब तो इस चैनल को कीजिए ही, लेकिन इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि मेरी जो ये ओपिनियन है, जो मैंने रिसर्चेस करके ये महसूस किया है कि कोविड-19 का जो होने का जो कारण है कि हमारी DNA और RNA जो है वो फ्रेजाइल हो रही है, टूट रही है, इसको कैसे बचाया जाए और होम्योपैथिकली हम इस फील्ड में क्या काम कर सकते हैं, इस बात को मैं आगे तक पहुंचाना चाहती हूं। तो इसके लिए शेयर करना आवश्यक है, तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।